हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? मज़े में हो ना? ठीक है, मज़े में ही रहना। ओके, चलो। आज की जो मैंने वीडियो अपलोड की थी रिलेटेड टू पॉलिटी, स्पेशली उसमें जो चैप्टर था कौन सा, फंडामेंटल राइट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। फंडामेंटल राइट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, चाहे वो स्टेटमेंट की फॉर्म में हो, चाहे एमसीक्यूज़ की फॉर्म में हो। आपको क्वेश्चंस दिख ही जाएंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर उठा के देखी हो, पेपर प्रैक्टिस की हो, तो आपको फंडामेंटल राइट से स्पेशली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते दिखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ज़रूर उसको जाके एक बार देखिए। अगर फिर भी उससे रिलेटेड कोई डाउट होगा, वीडियो से रिलेटेड कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगी, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी जो प्रॉब्लम है, कोई भी क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है, उसको क्या करना, आपने शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, आइए आज का जो सेशन है डेली करंट अफेयर का वो हम स्टार्ट करते हैं। कल एक चीज़ देखने को मिली क्या कि ड्रोन अटैक हुआ कहाँ पे, इंडियन एयरफोर्स बेस जम्मू स्टेशन में। दो जो आर्मी पर्सनल्स थे वो क्या हो गए, इंजर हो गए। जे.एंड.के पुलिस ने कॉल, यानी कि उनके द्वारा बोला गया कि ये टेरर अटैक है। तो टेरर अटैक देखने को मिला ड्रोन के थ्रू। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो है, ठीक है, बट उसका क्या हो रहा है, गलत इस्तेमाल भी देखने को मिल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्लियर? तो ये सारी चीज़ों को कैसे टैकल करना है, एफआईआर रजिस्टर की गई अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू। जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी है वो उसकी टीम विज़िट करी, वहाँ पे जांच पड़ताल की जा रही है कि कैसे ये चीज़ें हो पाई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अभी क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू की ओर। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, जो हर साल 27 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है कि इनको इनकरेज किया जाए और कंट्रीब्यूशन देखने को मिले, इन इंडस्ट्रीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी ध्यान रखा जा सके। थीम जो है इसकी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जैसे छोटे लघु उद्योग होते हैं ना, ठीक है, एमएसएमई जो रहते हैं। पहले थीम डिस्कस करने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं कि एमएसएमई जो है, यानी मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो जो है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो करते हैं 5 करोड़। ठीक है, 5 करोड़ लेस देन वो आते हैं मीडियम में। स्मॉल की अगर बात करें, इन्वेस्टमेंट अगर होगा लेस देन 2 करोड़, वो स्मॉल में आएगा। इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 लाख वो माइक्रो इंडस्ट्रीज में आएगा। ओके, मीडियम की अगर बात करें, जो मशीनरी से रिलेटेड अगर इन्वेस्टमेंट की जाएगी, लेस देन 10 करोड़ अगर की जा रही है इन्वेस्टमेंट, तो वो मीडियम में आएगा। 5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट की जा रही है, वो स्मॉल में आपको देखने को मिलेगा। माइक्रो की अगर बात करें, तो जो मशीनरी से रिलेटेड जैसे इक्विपमेंट्स रहते हैं, उनको कैसे, उन चीज़ों में कैसे इन्वेस्टमेंट करना, अगर 25 लाख से कम है तो वो माइक्रो में आएगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। ठीक है, एमएसएमई क्लासिफिकेशन अगर देखें इंडिया में, वो बेस है किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट एंटिटी के ऊपर। सर्विस सेक्टर है ये, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग क्या रहता है, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे रॉ मटेरियल ला के उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है, चीज़ों को बनाया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो डिफरेंट थ्रेशोल्ड देखने को मिलता है किसका, एमएसएमई क्लासिफिकेशन का। थीम जो है इस ईयर की, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, वो क्या है, की टू इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को साथ लेके चलना है। ठीक है, इसमें बेसिकली ये बोला गया है। अगर बात करें तो एमएसएमई जो है, तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है हमारे इंडिया में, ताकि इसमें क्या रहता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर एम्प्लॉय की बात करें, अबाउट 110 मिलियन पीपल इसमें काम कर रहे हैं एमएसएमई में अक्रॉस दी कंट्री। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इससे रिलेटेड, 27 जून को। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, और थीम तो बेसिकली आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लार्जेस्ट नेवल बेस इन एशिया, आईएनएस कदम्बा। कदम्ब आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है, आईएनएस कदम्ब। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। आइए इसके बारे में क्या क्या फैक्ट हैं, क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जा रही है, वो देखते हैं। प्रोजेक्ट सी बर्ड, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रोजेक्ट सी बर्ड किससे रिलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लिस्ट दी जाएगी, ठीक है, ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन समुद्र सेतु है,
सागर मिशन है, प्रोजेक्ट सी बर्ड है, ठीक है। लिस्ट दे दी जाएगी और पूछ लेंगे, मैचिंग के लिए पूछ लेंगे या पेयर पूछ लेंगे, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट है। तो 1 2 1 एंड 2 1 2 3 या नन ऑफ दीज, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शंस आपको देखने को मिल सकते हैं। रिसेंटली ही डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा विजिट किया गया करवर जो है नेवल बेस, कहाँ पे, कर्नाटका में, रिव्यू करने के लिए। इस पिक में आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने रिव्यू किया जो ऑनगोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है अंडर फेज सेकंड के अंडर, जो प्रोजेक्ट सीबर्ड है। प्रोजेक्ट सीबर्ड किससे रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यानी कि नेवल बेस जो है कर्नाटका में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, डेवलपमेंट जो है नेवल बेस का वो देखने को मिल रहा है फेज़ 2 के अंडर, वो प्रोजेक्ट सीबर्ड के अंडर ही ये चीज़ें आती हैं। इसमें इन्वॉल्व है कंस्ट्रक्शन जो है नेवल बेस कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। एरिया जो कवर किया जाएगा 11,169 एकड़ का जो एरिया है, इसमें कवर किया जाएगा कंस्ट्रक्शन में। अगर फेज़ 1 की बात करें, ये फेज़ 2 है, ऑब्वियस है कि फेज़ 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। तो फेज़ 1 जो है कंस्ट्रक्शन इसमें किया गया फेज़ 1 में डीप सी हार्बर, ठीक है, डीप सी हार्बर का कंस्ट्रक्शन किया गया, ब्रेक वाटर्स, टाउनशिप एंड नेवल हॉस्पिटल, डॉकयार्ड अपलिफ्ट सेंटर एंड शिप लिफ्ट, ठीक है। डॉकयार्ड अपलिफ्ट चीज़ों को जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ठीक है, शिफ्ट करना। तो ये सारी चीज़ें थी कंस्ट्रक्ट की गई फेज़ 1 में, जो कंप्लीट हुआ कब, 2005 में इसको फेज़ 1 को कंप्लीट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है फेज़ 2 जो अभी चल रहा है। ये जो फेज़ 2 है ये क्लियर किसके द्वारा किया गया, यानी कि परमिशन किसके द्वारा दी गई फेज़ 2 की, वो है कैबिनेट कमेटी के द्वारा, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कब, 2012 में। एक्सपेंडिंग फैसिलिटीज़ इसमें देखने को मिलेगी, एडिशनल वॉशअप बनाए जाएंगे, एडिशनल जो हाउस है वॉशअप से रिलेटेड वो बनाए जाएंगे। सेटअप किया जाएगा न्यू नेवल बेस स्टेशन, ठीक है, न्यू नेवल एयर स्टेशन यहाँ पे सेटअप किया जाएगा। आईएनएस कदम्ब की बात करें तो करंटली ये 3rd लार्जेस्ट नेवल बेस है ये, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, कर्नाटका में। एक्सपेक्टेड अगर बात करें, ये इसको लार्जेस्ट नेवल बेस बनाने का सोच रखा है हमारी गवर्नमेंट ने, कहाँ पे, इन दी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में से सबसे लार्जेस्ट नेवल बेस बनाने की बात की गई है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्सपेंशन फेज़ 2। इंडियन नेवी जो है वो वर्क कर रही है टायरलेसली इन दी फाइट अगेंस्ट कोविड-19 के ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा नेवी ने वर्क किया ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट एंड सेकंड के थ्रू। अब ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था कि यहाँ पे आप देखें, ये तो मिशन सागर है यहाँ पे, हाँ ये जो पिक है ये वाली देखिएगा, ऑपरेशन समुद्र सेतु। मॉरिशियस, मालदीव, श्रीलंका तो नहीं है, ठीक है। मॉरिशियस, मालदीव से जो हमारे इंडियंस हैं, ठीक है, इनको वापस लाया गया अपनी कंट्री में ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत। ऑपरेशन वंदे भारत की भी अगर बात करें तो ऑपरेशन वंदे भारत सेतु जो है अवैक्यूएटिंग किया गया इंडियंस को, कहाँ से, मालदीव से। आईएनएस जलवाशा जो है इसमें क्या की गई, डिप्लॉय की गई कि सेकेंड वोगेज देखने को मिला 17 मई 2020 में। इसके तहत वंदे भारत मिशन के तहत 588 इंडियन सिटीजन्स को, इंक्लूडिंग उसमें 70 वुमेन्स थे और 21 चिल्ड्रंस थे, उनको अपने देश वापस लाया गया। अगर 12 मई की बात करें तो आईएनएस मगर ने सक्सेसफुली 202 इंडियंस को वापस अपनी कंट्री में लाया। आईएनएस जलवाशा ने कंप्लीट किया फर्स्ट रेस्क्यू ऑपरेशन कब, 10 मई को। 698 इंडियंस को अपनी कंट्री में वापस लाया गया। ये चीज़ें प्लीज़ याद रखिएगा, मैचिंग के लिए चीज़ें आ सकती हैं। अगर मिशन सागर की बात करें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मिशन सागर। मिशन सागर क्या है, पहले तो मिशन सागर से रिलेटेड सागर की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लॉन्च इसको किया गया 2015 में। फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन दी रीजन। सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखा गया है और साथ ही साथ इंडिया की स्ट्रैटेजिक विज़न है कि इंडियन ओशियन रीजन में जो कंट्री है उनसे कनेक्टिविटी बनाई जा सके और सिक्योरिटी भी बनाई जा सके, ठीक है। इसमें जो कंट्रीज़ हैं इंक्लूडेड है मालदीव्स, सेशल्स आइलैंड कंट्री है ये, मॉरिशियस, मेडागास्कर, कोमोरो आइलैंड इसमें क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ड्यूरिंग जो पैंडेमिक के चलते भी बहुत ज़्यादा इंडियन नेवी के द्वारा एफर्ट्स किए गए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कबीर दास जयंती 2021। कबीर दास जयंती को सेलिब्रेट किया गया हाल ही में ही।
कबीर दास जयंती जो है इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया संत कबीर दास, ठीक है। कबीर के दोहे आप लोगों ने सुने ही होंगे ना, ठीक है। कबीर के दोहे बहुत ही मतलब भक्ति से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। कबीर के दोहे बहुत अच्छे मतलब एक्सप्लेन करते हैं ये सारी चीज़ें। इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई संत कबीर दास की, जो कब ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को ये सेलिब्रेट की जाए, ठीक है। पूर्णिमा तिथि, ज्येष्ठ पूर्णिमा, ये जो इस ईयर सेलिब्रेट की गई, मतलब ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को हर साल सेलिब्रेट की जाती है, ठीक है, इतना याद रखना। बट इस साल जो ये बर्थ एनिवर्सरी देखने को मिली, यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा जो है 24 जून को देखने को मिली। संत कबीरदास जो हैं काफ़ी मतलब फेमस संत थे, पोइट थे, कवि थे, सोशल रिफॉर्मर थे हमारे इंडिया में 15th सेंचुरी में। प्रोपोनेंट थे ये, ठीक है, भक्ति मूवमेंट के, भक्ति मूवमेंट से बहुत ज़्यादा जुड़े थे ये पर्टिकुलर एक रिलीजन को फॉलो नहीं करते थे, ठीक है। इनके लिए भगवान एक ही है, सारे रिलीजन एक समान है, इनका ये कहना था, ठीक है। देखो भाई मतलब जो रिलीजन है, ये जो अलग अलग रिलीजन जो हैं, भगवान तो एक ही है, बस रास्ते अलग अलग हैं, ठीक है, मानो सबको। तो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन इनके द्वारा जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया गया। रिलीजियस कम्युनिटी जो है, ठीक है, इनकी जो रिलीजियस कम्युनिटी है उसको बोला जाता है कबीर पंथ, जो इनके द्वारा फाउंड की गई थी ये कम्युनिटी। इस कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनको बोला जाता है कबीर पंथीस बोला जाता है। कबीर दास जो थे, इनकी जो सोच थी, काफ़ी ज़्यादा इनकी सोच ने प्रभाव डाला बाय वैष्णव संत स्वामी रामानंद। इन्होंने एक्सेप्ट किया कबीर के जो शिक्षा थी, उनको क्या किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग ईपीएफओ दे रहे हैं उससे रिलेटेड तो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनेगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, क्यों न्यूज़ में है ये, इंडिया की जो टर्म थी ये चेयर ऑफ द गवर्निंग बॉडी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अभी हाल ही में ही ये ख़त्म हुई है ये टर्म, जो अक्टूबर 2020 और जून 2021 तक थी। लास्ट ईयर जो है इंडिया ने अज्यूम की थी चेयरमैनशिप 35 साल के गैप के बाद, बहुत लंबा समय गुजरा उसके बाद हमें ये चेयरमैनशिप मिली। अगर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईपीएफओ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन। ये अपेक्स एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये डिसाइड करती है पॉलिसीज़ कैसे लेके आनी है रिलेटेड टू लेबर्स, कहीं लेबर्स के राइट्स का हनन तो नहीं हो रहा है, उन्हें तंग तो नहीं किया जा रहा, ठीक है। हमारी कंट्री में जो माइग्रेंट लेबर्स थे ड्यूरिंग पैंडमिक और कोविड-19 के ड्यूरेशन में, और लॉकडाउन जो लगा था, फर्स्ट लॉकडाउन जो था, तो उस टाइम भी काफ़ी जो हमारे इंडिया के जो माइग्रेंट थे, जो अलग अलग स्टेट से अलग अलग स्टेट में गए थे, तो पैदल उनके द्वारा अपने घर को वापसी के लिए जाया गया, बट रास्ते में ही कई माइग्रेंट लेबरर्स की क्या हो गई, डेथ हो गई, बट उनका डाटा भी रिलीज़ नहीं किया गया कि कितने माइग्रेंट्स की डेथ हुई है, क्लियर। तो क्या क्या कंडीशंस रही, बहुत लोग उनकी मदद करने के लिए आगे भी आए, ठीक है, जैसे सोनू सूद जी, वो भी माइग्रेंट जो लेबर्स थे उनकी मदद के लिए आगे बढ़े। कई लोग ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके द्वारा एफर्ट्स किए गए कि कैसे चीज़ों को टैकल किया जा सके। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, ये पॉलिसीज़ को डिसाइड करती है, प्रोग्राम्स को एजेंडा लेके आती है, बजट इलेक्ट करती है ये डायरेक्टर जनरल। इनकी जो मीटिंग देखने को मिलती है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलती है। इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें, ये एजेंसी फॉर द लीगल ऑफ नेशन फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की जो ड्यूरेशन थी उसके बाद इसको क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम ड्यूरेशन कब था बताना ज़रा, ठीक है, मैं नहीं बताने वाली हूँ, ओके। अब आप लोग बताओगे, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम ड्यूरेशन बताओ मेरे को, और वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम ड्यूरेशन बताओ, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, बहुत बार बताया है मैंने, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें, इसको इस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा किया गया, ये ट्रीटी प्लीज़ याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज ट्रीटी जो थी इसके द्वारा इसको क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया 1919 में। 1919 में एक और हमारी कंट्री में मैसेकर देखने को मिला था, क्या, जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 अमृतसर में। तो ऐसी चीज़ें याद रख लीजिए, ठीक है। ये फर्स्ट स्पेशलाइज एजेंसी थी यूनाइटेड नेशन की, ठीक है, जो डेजिग्नेट की गई 1946 में। और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबल पीस प्राइज से भी नवाजा जा चुका है, कब, 1969 में, क्लियर है इतना। ये ओनली ट्राई पार्टी
ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है। ट्राई पार्टी क्या होता है? एक तो उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। प्लीज़ ट्राई पार्टी अगर वर्ड आए ना तो प्लीज़ आपने ये चीज़ें याद रखनी है प्लीज़, ठीक है। ईपीएफओ में ऐसा पूछा जा सकता है, ये टर्म बहुत फ्रिक्वेंटली पूछी जा रही है। ट्राई पार्टी जो है इसमें कौन कौन सी बॉडीज़ आती हैं? एक तो गवर्नमेंट है, दूसरा एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या होता है? जो वर्कर्स को काम देता है, ठीक है। वर्कर्स जिसके अंडर काम करते हैं वो होता है एम्प्लॉयर। एक तो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, एक तो होता है एम्प्लॉयर, और वर्कर्स आएंगे इसमें, ठीक है। गवर्नमेंट होगी, एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करने वाली जो पर्सनैलिटीज़ रहेंगी वो यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, वर्कर्स को रिप्रेजेंट करने वाली जो पर्सनैलिटीज़ रहेगी वो यहाँ पे इन्वॉल्व होगी, उसी को ही ट्राई पार्टी बोला जाता है, ठीक है। तो ये इकलौती एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जिसको ट्राई पार्टी बोला जाता है। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुछ रिपोर्ट भी रिलीज़ की जाती है, बहुत ही ज़्यादा है इंपॉर्टेंट है ये। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल वेज से रिलेटेड है, वेजेस की बात आ जाती है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की फंडामेंटल कन्वेंशंस हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्ट करना, राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन 1948 का, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। बार्गेनिंग, कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब क्या रहता है? जैसे लेबर्स को, वर्कर्स को सैलरी नहीं टाइम पे मिल रही है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है ऑफिस में, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं? अपनी बात रख सकते हैं एम्प्लॉयर के आगे, वो कलेक्टिव बार्गेनिंग में आ जाता है। वो कन्वेंशन जो है 1949 में आया। फोर्स लेबर से रिलेटेड हमारे संविधान में भी बहुत सारे प्रोविजंस है, स्पेशली जो आर्टिकल है, जो हम फंडामेंटल राइट अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, आने वाले टाइम में हम ये सारे आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 23 जो है फंडामेंटल राइट का, यानी कि हमारे संविधान में पार्ट थर्ड में जो फंडामेंटल राइट्स है, पार्ट थर्ड में फंडामेंटल राइट्स कितने 12 to 35 है, तो उसमें 23 जो आर्टिकल है वो कहता है फोर्स लेबर की मनाही करता है। वही जो है कन्वेंशन लाया गया किसके द्वारा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कब? 1957 में। मिनिमम एज बच्चों की कितनी होनी चाहिए? ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस दी गई हैं इस कन्वेंशन में। 1973 में आया। वर्स्ट फॉर्म ऑफ लेबर चाइल्ड, ठीक है, कौन सी एज के बच्चे को अलाउ करना है, ठीक है, एज अ लेबरर, कौन से बच्चे को नहीं करना। वर्स्ट फॉर्म्स जो है ये चीज़ें देखने को मिलती है, उससे रिलेटेड कन्वेंशन जो है 1999 में लाया गया। इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन 1951। डिस्क्रिमिनेशन जब देखने को मिलता है एम्प्लॉय एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है, उससे रिलेटेड कन्वेंशन लाया गया 1958 में। ईपीएफओ के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ आप लोग इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैबिस फ्री अभी स्टेट डिक्लेयर की गई है। अगर आपको पता है तो प्लीज़ बताना कमेंट बॉक्स में पहले, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं डिस्कस तो कर ही रही हूँ, ओके। चलो, रैबिस फ्री स्टेट अभी डिक्लेयर की गई है। कौन सी स्टेट है वो? गोवा। गोवा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत के द्वारा अनाउंस किया गया है कि गोवा जो है वो फर्स्ट स्टेट बनी है कंट्री की रैबिस फ्री। पहले तो हम देख लेते हैं कि रैबिस है क्या, ठीक है। रैबिस बीमारी जो है, रैबिस जो है ये ट्रांसफ़र कहाँ से होती है? सलाइवा देख देख सकते हैं आप, जैसे डॉग रहता है, ठीक है, उसके मुंह से जो पानी जैसा होता है, ठीक है, उसको सलाइवा बोलते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है? सलाइवा इन्फेक्टेड एनिमल अगर किसी ह्यूमन, जैसे बच्चे क्या करते हैं, डॉग्स को पकड़ते हैं, उनसे मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं। तो अगर रैबिस से रिलेटेड इन्फेक्टेड एनिमल है, अगर कोई बच्चा उसको टच करेगा उस डॉग को, तो क्या होगा? उस बच्चे के बॉडी के अंदर भी क्या होगा? ये इन्फेक्शन एंटर कर जाएगी, ठीक है। ये वायरस जो है, ये वायरस अटैक करता है सीधा पहले तो ब्रेन पे, ठीक है। फैटल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं डॉग की बाइट के, यानी कि डॉग जो है वो अगर काटेगा किसी को तब भी ये ट्रांसफ़र हो जाएगा ह्यूमन बॉडी में। एनिमल टू ह्यूमन बॉडी में ये इन्फेक्टेड हो ट्रांसफ़र होता है, ये वायरल डिजीज़ में काउंट किया जाता है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले तो प्रिवेंशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं, कि अगर आपने किसी डॉग को हाथ लगाया है तो उसको फटाफट अपने हैंड्स को धोइए, ठीक है।
तो ऐसे बिना धोए खाना नहीं खाना, ठीक है, मुंह को हाथ नहीं लगाना, ये सारी चीज़ें। सिम्टम्स जो हैं जैसे वैक्सीन इंजेक्शंस वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। मेडिकल केयर भी अवेलेबल है। अगर प्रिवेंट करने की बात करें तो रेज़ पब्लिक अवेयरनेस फैलानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉग बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चल जाएगा, मतलब ऐसे पता चल जाता है ना कि डॉग्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। नो डॉग बाइट नो रैबिस, अगर डॉग जो है वो किसी को काट नहीं रहा मतलब रैबिस नहीं है, ठीक है। फर्टिलिटीज़ की बात करें, रैबिस जो है अफेक्ट करता है पुअर रूरल कम्युनिटीज़ को ज़्यादातर, मोस्टली एशिया और अफ्रीका में इनके केसेस देखने को मिलते हैं, यानी एशिया हमारी कंट्री भी इसमें आ जाती है, साउथ एशिया में। 1 डेथ एवरी 10 मिनट्स में 1 डेथ इससे रिलेटेड देखने को मिलती है। 40% जो है विक्टम्स वो चिल्ड्रंस आते हैं इसमें, यंगर देन 15। वैक्सीनेटिंग की अगर बात करें, डॉग्स सेव ह्यूमन लाइव्स। रेबीज़ जो है इज़ 100% प्रिवेंटेबल है, यानी कि इसको 100% कंट्रोल किया जा सकता है। वैक्सीनेटिंग 70% ऑफ डॉग ब्रेक रैबिस ट्रांसमिशन साइकिल इन द एरिया ऑफ रिस्क। एवरी डॉग के जो ऑनर है उनको भी अवेयर रहना पड़ेगा कि अगर किसी ने डॉग रखा है तो उसको टाइम पे टाइम इंजेक्शंस लगवाते जाएं डॉक्टर से, ठीक है। आई होप आपको रैबिस से रिलेटेड जो फैक्ट है वो क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। गोवा के द्वारा, यानी कि गोवा के जो सीएम है उनके द्वारा डिक्लेयर किया गया कि गोवा जो है वो रैबिस फ्री स्टेट बन गई है। इनके द्वारा ये बोला गया कि पिछले 3 साल से कोई भी इससे रिलेटेड केस देखने को नहीं मिला है। मिशन रैबिस भी इनके द्वारा स्टार्ट किया गया कि वैक्सीनेशन दी जाएगी डॉग्स को, ह्यूमंस को, अगर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। नो रैबी जो केसेस है वो रिपोर्ट नहीं की गई हैं 2018 से। मिशन रैबिस जो है वो स्टेट वाइड ड्राइव किया गया, 2014 से ये मिशन चलाया गया। ऑलमोस्ट 1 लाख डॉग्स को एंटी रैबिट वैक्सीन दी गई हर साल, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर यहाँ बात करें तो ये आप देख सकते हैं, अगर जो ज़्यादा रेड वाले एरिया हैं, स्टेट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैबिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। गोवा जो है वो भी फ्री हो चुका है रैबिस से। एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, ठीक है, हर डॉग का क्या है, दिन आता है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। चलो, 2011 में 5 आपको देखने को मिलेंगे, इतने केसेस देखने को मिले। 2012 में इतने 13, 5 फिर घटे फिर बढ़े, 2015 में फिर घटे, 2016 में कम थे, 2017 में थोड़े से बढ़े, 2018 में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इससे रिलेटेड तो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, मेरी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डिटेल में आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। बट अभी क्यों न्यूज़ में है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अभी अपॉइंट किए गए हैं। विजिलेंस कमिश्नर सुरेश एन पटेल को अभी अपॉइंट किया गया है एज ए एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इंडिया का। अच्छा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का मतलब क्या रहता है, ये एक क्या करती है, निगरानी रखने का काम करती है, यानी कि सतर्कता विभाग आप बोल सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे करप्शन हो रही है, कहाँ पे चीज़ें मतलब ऐसे गलत चीज़ें देखने को मिल रही है करप्शन से रिलेटेड, ये निगरानी रखने का काम करती हैं, ठीक है। एक तो है लोकपाल, दूसरे है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तीसरे है सीबीआई, ठीक है। ये क्या करते हैं, करप्शन से रिलेटेड चीज़ों को देखती हैं और कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है, तो प्लीज़ आप उसको जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ही इज़ अपॉइंटेड इन प्लेस ऑफ, यानी कि किनकी प्लेस पे ये इनको अपॉइंट किया गया, संजय कोठारी साहब जो थे उनकी जगह इनको अपॉइंट किया गया है, क्योंकि उनकी टर्म जो ख़त्म हो चुकी थी 23 जून, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें तो ये अपेक्स गवर्नमेंट बॉडी है, क्रिएट कब की गई, 1964 में। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली। फर्स्ट जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर थे वो थे नितूर श्रीनिवास राव। करंट एग्जीक्यूटिव है केवी चौधरी, ओके। नेक्स्ट है आर्चरी वर्ल्ड कप 2021, यानी कि तीरबाजी तीरंदाजी जो देख सकते हैं, दीपिका कुमारी ने अभी गोल्ड जीता है, जो वर्ल्ड आर्चरी जो वर्ल्ड कप देखने को मिला 2021 का पेरिस में। तो इनके द्वारा हराया गया एलिना ओसिपोवा जो रशिया की थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो सेक्शन है आपके। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको
पसंद आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।